दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हिंदी व्याकरण के सवालों को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। आज हमारा दोस्तों 25वें नंबर का लेक्चर है। इसके पहले मैंने आपको 24 लेक्चर दिया है और आज का लेक्चर अगर आप देखते हो तो पूरे 750 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। 750 सवाल, देखिए ज्यादा नहीं, एक दिन 30 सवाल पर डिस्कस करते हैं पर डे हम लोग, और ये 30 सवाल संपूर्ण हिंदी से रहते हैं। ठीक है, हिंदी के हर एक चैप्टर को हम टच करने का प्रयास करते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए, और ये देखना होता है कि सच में आप परीक्षा के लिए तैयार हैं या नहीं। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, आप हिंदी को बहुत आसान समझ लेते हैं और परीक्षा में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। तो मैं नहीं चाहता हूं चूक हो, इसीलिए दोस्तों हमने एक बैच भी बना के रखा है बीपीएससी ट्री के लिए, एकदम स्पेशल बैच है। इस एक बैच से ये 4 एग्जाम आपके फतेह होंगे। ये 4 ही नहीं, भारत का कोई एग्जाम जहां हिंदी विषय के सवाल आते हो ना, आप इसके बाद दोबारा कभी हिंदी नहीं पढ़नी है। और मेरा नेचर आप जानते हो, मैं कहता हूं विषय को एक बार पढ़ो, बार बार नहीं। हर एग्जाम देने के लिए आप अगली बार घूम के आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं आप अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, हर परीक्षा के लिए आपको देखो हिंदी विषय नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो सिर्फ आप एक बार पढ़िए, उसके बाद दोबारा आपको उस विषय पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों? आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सवाल हल होने लगेगा, आप जो है हर एक सवाल सही करने लगेंगे। तो बार बार बैच क्यों खरीदना। ठीक है, और ये 4 बैच जो हैं ये बीपीएससी के हैं, चाहे पीआरटी का पेपर देना हो यानी प्राइमरी वाला, या मिडिल का पेपर देना हो, या टीजीटी का देना हो, या पीजीटी का देना हो, चारों एग्जाम दोस्तों इसी बैच से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे सवालों को देखते हैं कि अगर इस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं तो आप कितना जवाब दे पाएंगे। एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा तब आप जान पाएंगे। ठीक है, पहला सवाल है दोस्तों, आखेट। आखेट जो शब्द है इसका तद्भव बताना है। ठीक है, आखेट क्या है दोस्तों? ठीक है, आखेट का तद्भव शब्द आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आखेट इसका मतलब क्या हो गया? आखेट जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों? आखेट जो शब्द है यह कैसा हो गया? यह तत्सम शब्द हो गया। और तत्सम क्या होता है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं और आज भी हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, और जिसका रूप बदल गया वो तद्भव शब्द हो जाता है। आपको तद्भव ढूंढना है। देखिए, शिकार कहेंगे ना तो आखेट का मतलब शिकार जरूर होता है, लेकिन यह पर्यायवाची शब्द है। आखेट का क्या हो जाता है दोस्तों? शिकारी भी नहीं, शिकार शिकारी बिल्कुल नहीं, ये आहेर और अहेर में दोस्तों आपको ढूंढना है। अब बच्चा कंफ्यूज कि सर आहेर होता है कि अहेर होता है। मैंने जानबूझ के एक मात्रा लगा दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि आखेट को क्या कहते हैं, आहेर कहते हैं या अहेर कहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं दोस्तों। एक बात आप मुझे बताइए, आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना तो आपका दिमाग, मैं बताऊं क्या काम करेगा? आप सोचेंगे कि ये सर यहां पे आखेट लिखा है और आखेट में सर यहां आ लिखा हुआ है, आ, तो क्यों ना हम यहां पर भी आ कर लें और अपना उत्तर कर दें आहेर। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों यही गलत हो जाएगा। ये एग्जाम टाइम जो आप ये छोटे छोटे चुटकुला बना रहे हैं ना, यही चुटकुला आपको ले डूबेगा। ठीक है, यहां पर आहेर नहीं होगा दोस्तों, जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों अहेर। क्या होगा? अहेर होगा, आहेर मत कीजिएगा। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो इसको आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा कहानी का तत्सम दोस्तों क्या होगा ये बताइए। ठीक है, इस बार दोस्तों यहां तो तद्भव बताना था, अब आपको इस बार तत्सम बताना है। ठीक है, कहानी, कहानी को क्या कहते हैं? क्या कहानी को कथा कहते हैं? बिल्कुल नहीं। जो बच्चा नहीं जानता होगा वो समझ सकता है कि कथा कहते होंगे। अनुश्रुति भी नहीं कहते हैं। बच्चा सोचेगा ए सी दोनों, ये भी नहीं है। यवनिका दोस्तों पर्दा को कहा जाता है। यवनिका जो है ये पर्दा को कहा जाता है। कहानी को कथानिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहानी को कथानिका कहा जाता है। तो जिस बच्चे ने सी वाला उत्तर दिया उसका उत्तर तो सही है, बाकी लोगों का हो गया बंटाधार। यही हाल होता है परीक्षा में भी। अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी गलतियां होंगी। लिख रहा बहादुर बेगम, सच में बेगम भी बहादुर होती है? अरे भैया पूछो मत, सबकी बेगम बहादुर हैं। अब अभी आपसे सवाल पूछ रहा है कि बहादुर बेगम ये दोनों दोस्तों किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो याद रखिएगा बहादुर बेगम जो दोस्तों ये अरबी भाषा तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भी नहीं, उर्दू भी नहीं, और ए सी तो बिल्कुल गलत जवाब दे रहा है। याद रखिएगा ये तुर्की भाषा का शब्द है, ये आप याद रखेंगे। तुर्की भाषा के कुछ और शब्द मैंने बताया था। बहादुर बेगम कैसे बहादुर बनी, तो याद रखिएगा उसके पास दोस्तों बारूद है। क्या दोस्तों? बारूद। उड़ा देगी, समझ जाइए, कहां से उड़ा देगी? तोप से उड़ा देगी। ठीक है, कैसे और कैसे दोस्तों? तो याद रखेगा नहीं रहेगा तोप बारूद तो चाकू से मार देगी, और भी नहीं रहेगा तो कैंची आपके जियारा में घुसा देगी। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी बातें करते रहिए। देखिए ये इंटरटेनमेंट के लिए, हिंदी में अगर थोड़ा बहुत इस तरह की बातें न की जाए
तो ये नीरस विषय लगने लगेगा और ये आपको याद भी नहीं होगा। अब मेरी ये छोटी छोटी बातें ना आपको एग्जाम टाइम में याद दिलाएंगी। जैसे आप देखेंगे कैंची चाकू न, तुरंत आपको जो है बहादुर बेगम की याद आ जाएगी और तुरंत आपको तुर्की की याद आ जाएगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल दे रहा है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय दोस्तों किसकी रचना है? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसकी रचना है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान का बिल्कुल नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का नहीं है, भगवती चरण जी का नहीं है, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ये आप याद रखेंगे। कहीं कोई डाउट, कहीं कोई समस्या हो तो बताइए। संस्कृत भूल गए क्या आप? ओहो, यही सब समस्या है। संस्कृति के 4 अध्याय यह रचना किसकी है? याद रखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। चलिए, आज मैं हर बार तो मैं ही बताता हूं, कम से कम जब हम किसी रचनाकार के बारे में बताते हैं ना तो उनकी 4-5 रचनाएं मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कितने एक्टिव हैं। गुप्ता जी तो बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी न देखने को मिली तो फिर मेरी एक्टिविटी तो व्यर्थ चली जाएगी। तो आप मुझे कम से कम इनकी 5 रचनाओं के बारे में अभी जो है इस क्लास के बाद दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे। कम से कम दोस्तों 5 रचनाएं हर एक के बारे में, जब कभी आप किसी कवि का नाम आए ना तो कम से कम 5 रचनाएं आप इनके बारे में आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए ताकि पता चले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है अशोक के फूल। अशोक के फूल ये जो काव्य संग्रह है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है, अशोक के फूल ये किसकी रचना है? मैं पहले वाला भूल जाता था हमेशा, फिर मैंने सोचा है फूल की बात हो रही है तो पेड़वा पे ना फूलवा तो बहुत सारे उगते हैं, तो हमने याद कर लिया कि हजारों हजार फूल। इस तरह से याद रखेगा, ये रचना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी रचना दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है अशोक के फूल। तो कभी भी परीक्षा में दे तो आप याद रखेगा इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनः दोस्तों मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं कि कम से कम आप 4 रचनाएं आज कमेंट कीजिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। आज हमारा 750 जो है प्रश्न कंप्लीट हो रहा है और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ आइए। देखिए, मैं जबरदस्ती अपने बच्चों को मेहनत कराता हूं। मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि जो है आप आइए, पढ़ने का मन हो पढ़िए, नहीं पढ़ने का मन हो मत पढ़िए। नहीं, मैं पढ़ाना बंद कर देता हूं। आप कई बार देखते होंगे कि मैं 2-2, 4-4 महीने फिर पढ़ाना ही छोड़ देता हूं। मैं पढ़ाता हूं तो पूरे मन से, और मैं चाहता हूं आप मेरा सहयोग कीजिए, क्योंकि अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे पता चलेगा? तो आप पढ़ रहे हैं तो हमारा आपका एक साथ सोचना, एक साथ मिलना, तब अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं भी औरों की तरह लाइव क्लास आऊं भैया बाबू करके धीरे धीरे पढ़ाऊं, अपना वॉच टाइम बढ़ाऊं, अपना व्यूज बढ़ाऊं। भाई काहे मर रहे हैं आपके पीछे? हाँ, तो आपके लिए हम अगर कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो आप भी तो कुछ कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि हिंदी खड़ी बोली जो दोस्तों ये किस अपभ्रंश से दोस्तों विकसित हुआ है, ये आपको बताना है। किस अपभ्रंश से ये पैदा हुआ है ये बताना है। तो खड़ी हिंदी जो बोली दोस्तों, ये मागधी बिल्कुल मत बोलिएगा, तो और अर्ध मागधी भी नहीं, ये सौरसेनी से पैदा हुआ है। ठीक है, किससे पैदा हुआ है? सौरसेनी से। कभी कभी दोस्तों 2 ऑप्शन मिलता है जब खड़ी हिंदी बोली की बात करता है, जब खड़ी हिंदी बोली की बात करता है तो आप ऐसे में दोस्तों इसके 2 सोर्स कोड याद रखिए। ठीक है, एक तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि इसका विकास दोस्तों प्राकृत से हुआ है। किससे हुआ दोस्तों? देखिए, सबसे पहले आप क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले आप संस्कृत पढ़ते हैं। ठीक है, संस्कृत के बाद आप पढ़ते हैं कि पाली भाषा का विकास हुआ, पाली के बाद दोस्तों आप पढ़ते हैं प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत के बाद आप पढ़ते हैं अपभ्रंश का विकास हुआ, और इसी अपभ्रंश से दोस्तों कौन पैदा हुआ है? हिंदी पैदा हुई है। यही पढ़ते हैं ना। लेकिन यहां पर एक ऑप्शन और मिल जाता है आपको, सौरसेनी अपभ्रंश। जी हां दोस्तों, सौरसेनी अपभ्रंश में भी किस टाइप का अपभ्रंश? जो सौरसेनी अपभ्रंश है उस वाले से दोस्तों इस खड़ी हिंदी बोली का जो है जन्म हुआ है। इसको आप याद रखेंगे, खड़ी हिंदी बोली। ठीक है, इसे कौरवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कौरवी नाम भी दिया जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बाकी ब्राचड़, अर्धमागधी, मागधी मत कीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों ने चूज किया है उसका उत्तर सही है। आगे बढ़िए, करा सिलीमुख का पर्यायवाची बता दीजिए। ठीक है, सिलीमुख जो शब्द दिया है ये किसका पर्यायवाची, इसका पर्यायवाची बताइए, किसका पर्यायवाची ये है या इसका कोई पर्यायवाची? एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है, तो आपको बताना है। करा क्या सिलीमुख पत्थर को कहते हैं? नहीं, पत्थर को नहीं दोस्तों, पत्थर को पाषाण कहा जाता है, पत्थर को एक्चुअली शिला कहा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के डाल दिया था यहाँ पे सवाल कि आप कंफ्यूज में आके पत्थर जवाब दे दीजिए। और बच्चा सोचेगा सिली माने लगता है सील का, यानी पाथर जैसा, मुख माने मुंह हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने जानबूझ के दिया। यहां दोस्तों सी और डी दोनों याद रखेंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ई वाला बेस्ट हो जाएगा। क्यों? तीर का मतलब होता है दोस्तों धनुष का वाला जो बाण होता है ना, बाण, बाण को दोस्तों तीर कहा जाता है। बाण को दोस्तों और क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। बाण को दोस्तों सिलीमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलीमुख कहा जाता है। इसी तरह से भौरा को भी कहते हैं। भौरा को दोस्तों भ्रमर कहा जाता है। भौरा को दोस्तों अली कहा जाता है। भौरा को दोस्तों सटपद कहा जाता है। भौरा को दोस्तों सिलीमुख कहा जाता है। भौरा को दोस्तों चंचरीक कहा जाता है। चंचरीक, ठीक है, चंचरीक कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मधुभक्षा कहा जाता है, मधु का भक्षण करने वाला, या फिर मधुराज कहा जाता है। ठीक है, मधुराज, मधुभक्षा। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे, ये सब। ठीक है, मधुदीप, ये सब भौरा के पर्यायवाची हैं। तो यहां पर सी और डी जो है ये आपका दोनों जो है जवाब हो जाएगा, इसको आप याद रखेंगे। कारण नायक में दोस्तों प्रत्यय बताना है। क्या बताना है? प्रत्यय। और आप जानते हैं कि प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों? ये हमेशा शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, शब्द के अंत में दोस्तों प्रयुक्त होता प्रत्यय, ये आप याद रखेंगे। अब नायक जो शब्द दिया है इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यक नहीं होता है, एक भी नहीं होता है, क भी नहीं होता है, अक होता है। ठीक है, देखिए चाहे आपके सामने नायक शब्द दे दे, चाहे आपके सामने दोस्तों लेखक शब्द दे दे, चाहे आपके सामने दोस्तों पाठक शब्द दे दे। ठीक है, पाठक, इन सब में दोस्तों हमेशा याद रखिए जो प्रत्यय है वो कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय लगेगा, ये आप याद रखेंगे। कौन सा प्रत्यय है? अक। कंफ्यूज मत होइएगा, यही दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। कर अन्वेषण में उपसर्ग आपको बताना है। उपसर्ग हमेशा कहां लगता है दोस्तों? यह शब्द के प्रारंभ में लगता है। कहां लगता है? यह शब्द के प्रारंभ में लगता है, इसको याद रखिएगा, स्टार्टिंग में। अब जब आपको स्टार्टिंग में लगाना है तो इसका एक काम करिए, तोड़कर अलग कर लीजिए। तो यहां मिलेगा दोस्तों आपको शब्द अनुधन एषण। अनुधन, अगर यहीं पे दोस्तों हमसे अगर संधि पूछ देता तब हम बताते कि अन्वेषण में कौन सी संधि है। यहां पर हम बताते कि यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन अभी हमसे कुछ और पूछा है, उपसर्ग, तो यहां पे याद रखेगा यहां अनु उपसर्ग हो जाएगा, अनु, न कि अन उपसर्ग होगा। क्या होगा? अनुधन एषण होगा, तो अन होगा, अन नहीं। बहुत सारा बच्चा जल्दीबाजी में हलंत वाला चूज कर लेगा, उसको आदत पड़ी है। ठीक है, तो आप ऐसी आदत ना बनाइएगा, पहले सवाल पढ़िए तब आदत बनाइए। करा घर घर, इसमें दोस्तों आपको समास बताना है। घर घर, अगर जैसे बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, मान लीजिए आज घर घर पूछा, कल आपसे पूछ दे साथ साथ, परसों आपसे पूछ दे कि नितिन सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाइए। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाइए। उसी में किसी बच्चे ने कहा नहीं सर धीरे धीरे नहीं, तेज तेज पढ़ाइए। हाँ, तेज तेज पढ़ाइए। ठीक है, तेज तेज पढ़ाइए। किसी ने कहा सर आपकी क्लास देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया, खुश हो गया मतलब। हाँ, तो इस तरह का शब्द अगर कभी आता है, ठीक है, घर घर मतलब प्रत्येक घर, अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा घर घर का तात्पर्य होता है प्रत्येक घर। और यहां पे अव्ययी भाव समास होता है, तत्पुरुष, द्वंद्व, ये सब नहीं। बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं वो द्वंद्व समास कर देते हैं। ठीक है, एक चीज और बताऊं, कभी भी अगर आपके सामने एक और सवाल दे दे, रातों रात, क्या दे दे? रातों रात मतलब रात ही रात में, या सवाल दे दे दिनों दिन, दिन ही दिन में, दिनों दिन। ठीक है, तो इस तरह में भी दोस्तों क्या होता है, यहां भी हमेशा अव्ययी भाव समास ही होता है, ये आप याद रखेंगे। अव्ययी भाव समास की खासियत है कि यहां पे पूर्व पद दोस्तों प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद की प्रधानता देखने को मिलती है, पहला पद अव्यय होता है या कोई उपसर्ग होता है। अगला सवाल दे रहा है फल फूल। फल फूल में दोस्तों फल फूल होगा ऐसे, फल फूल। ठीक है, फल फूल में दोस्तों कौन सा समास है? तो अब अव्ययी मत कीजिएगा, तत्पुरुष भी नहीं, यहां द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास की खासियत हो दोस्तों जहां दोनों पद प्रधान हो। क्या हो दोस्तों? जहां दोनों पद क्या हो? प्रधान। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। और आप जानते हैं कि यहां जो फल शब्द है यह भी प्रधान है। ठीक है, क्योंकि फल दोस्तों किसे कहते हैं? यह फ्रूट को कहा जाता है, और फूल दोस्तों किसे कहते हैं? यह फ्लावर को कहा जाता है। आप भी कहेंगे सर हिंदी हम अंग्रेजी डाल दे रहे हैं। ठीक है, अरे मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोनों के अपने मायने हैं, दोनों अपने आप में सार्थक शब्द हैं। जब कभी ऐसा शब्द आ जाए तो समझिए वहां पर द्वंद्व समास होता है, दोनों की सार्थकता होनी चाहिए। जैसे माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, आय व्यय, दिन रात, समझ रहे हैं, सत्य असत्य, पाप पुण्य, झूठ सच, समझ रहे हैं, ये दोनों का अपना अस्तित्व होना चाहिए, दोनों सार्थक हैं, तब जानिए वहां पे द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही हो जाएगा। करा वार्तालाप में दोस्तों संधि कौन सी है? अब बहुत सारा बच्चा उड़ने वाला र देख के घबरा जाता है, उसको लगता है नॉर्मल कोई बात नहीं है। ऐसा अगर आप सोचे ना तो जान लीजिए सब चौपट हो जाएगा। वार्ता दो शब्दों से मिलकर बना है, वार्ता धन अलाप। वार्ता धन अलाप, इस वार्ता में से आ शब्द मिल गया, अलाप में से अ मिल गया,
आ और अ मिलके बड़ा आ ही होता है, इस वजह से यहां स्वर संधि। स्वर में भी दोस्तों और अंदर जाके पूछता तब भी मैं आपको बताता कि लिखिए दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है दोस्तों? यहां दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने कुछ और जवाब दिया तो समझिए गलत दिया है, उसको आप सुधारिए। आगे इसी तरह दे रहा दोस्तों देवार्चन। देवार्चन में दोस्तों संधि क्या है? अब बच्चा हमेशा सोचता है ना कि आप जब गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो आप पढ़ते हैं दोस्तों कि हमेशा याद रखिए ए, ओ और अर, ये दोस्तों किसकी पहचान होती है? गुण स्वर संधि की पहचान होती है। और यहां देवार्चन में आप मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, देवार्चन जो शब्द है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहां मिलेगा दोस्तों देव धन अर्चन शब्द मिलेगा। देव में से दोस्तों अ शब्द मिल गया, अर्चन से भी अ शब्द मिल गया, अ मिलकर आ बन गए, तो यहां भी दोस्तों स्वर संधि हो जाता है। और स्वर में भी क्या? यहां भी दोस्तों दीर्घ स्वर संधि ही रहेगा। ठीक है, वैसे हो सकता है कि आप इस सवाल का जवाब दे दिए हो, लेकिन अगर मैं यहां ऑप्शन बदल दिया होता, अब मुझे बदलना चाहिए था, गलती है हमारी। ठीक है, यहां मुझे दीर्घ यण इस तरह का ऑप्शन देना चाहिए था, गुड़, ताकि आप गुड़ चूज करते, तब दोस्तों मजा आता है। ठीक है, तो पेपर हमारे हाथ में होता है कि हम कितना कठिन बना रहे हैं। आप साथ में देख रहे हैं वीडियो, तो सुधार भी हो रहा होगा और आपको अपनी कमी भी नजर आ रही होगी कि हाँ सर हमारी कमी कहां है, कौन सा विषय, कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर है, ये एकदम क्लियर होते चल रहा होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा यायावर। यायावर का दोस्तों अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। यायावर का मतलब क्या होता है? यायावर का मतलब होता है जो अपने स्थान से न, अच्छा जो अपने स्थान से नहीं हटता है, अडिग रहता है, उसे अडिग भी कहते हैं, कभी कभी अटल शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, कर जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, यह भी नहीं, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला नहीं, एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को क्या कहते हैं? यायावर कहते हैं इसे। कई बार दोस्तों लोग इसे अडिग तो उल्टा हो जाता है। अडिग मतलब जो अपने स्थान से न हिले, और यहां क्या है तो बार बार हिलने। ठीक है, टिककर न रहने की बात कर रहा है, मतलब ये तो बार बार हट रहा है। ठीक है, अटल मतलब जो न टले, किसी बात से न टले, ठीक है, पीछे ना हटे। यहां उल्टा पूछ रहा भैया, यहां न टिकने की बात है, घुमक्कड़ी की बात हो रही। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों जवाब हो जाएगा यायावर। तो यहां ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों चूज कीजिए, ये इस सवाल का सही उत्तर है। करा पृष्ठव्य। पृष्ठव्य का अर्थ क्या होता है ये आपको ढूंढ के बताना। पृष्ठव्य का अर्थ क्या है बताना है। पृष्ठव्य मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? पूछने योग्य, बीता हुआ, जिससे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य या पिछला पन्ना तो बिल्कुल नहीं, पीछे देने योग्य भी नहीं, प्रश्न पूछना भी नहीं, बीता हुआ भी नहीं। पृष्ठव्य मतलब होता है पूछने योग्य। पृष्ठव्य का अर्थ क्या होता है? पूछने योग्य। ठीक है, बीता हुआ जो समय बीत चुका है वो तो भूत हो गया, हाँ वो तो भूत हो गया ना, भूतकाल। और जिससे प्रश्न पूछा जा सके, आप पूछिए जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्तरापेक्षी, जिससे उत्तर की अपेक्षा है, उसे क्या कहते हैं? उत्तरापेक्षी। ठीक है, और पीछे देने योग्य, इसका कोई पीछे पीछे चलने वाला लिखता तो बता देते अनुचर है या अनुगामी है, पीछे पीछे गमन करने वाला। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। कर अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। क्या किया दोस्तों? बहुत परिश्रम किया। और इसकी जगह पे कोई एक मुहावरा आप यूज करके दिखा दीजिए। सवाल थोड़ा सा मैंने खेल दिया सवाल के साथ। मैंने एक सामान्य सा आपको वाक्य दिया और यहां आपको मुहावरा पैदा करना है। जैसे मैंने कहा कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने, भाई आप भी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए आप बहुत कठिन परिश्रम कर रहे होंगे। ठीक है, अब उसी कठिन परिश्रम के लिए हम कौन सा मुहावरा यूज कर सकते हैं? यहां आपको कई सारा सही लगेगा। देखिए, जान पर खेलना तो नहीं, जान पर खेलना वो तो जो है अपना जान दांव में लगा देना, ठीक है, वो अलग बात हो गया। लोहे के चने चबाना, अब बच्चा सोचता है कि हम ज्यादा मेहनत कर दिए हैं, तो क्या सोचता है ना कि लोहा के चना, अरे भैया इतना भी मेहनत नहीं करना है कि दांत से लोहे के चने चबाना। इसका मतलब होता है कि जब कहीं युद्ध होता है, जब कोई पराजित वाला व्यक्ति होता है, तो सामने वाला जब कूटता है ना, तो उसे कहा जाता है कि उसने लोहे के चने चबवा दिया। ठीक है, ये हो जाता है। एड़ी चोटी का जोर लगाना दोस्तों, यहां एड़ी हो जाएगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी बिंदी दिख रही है यहां पे। ठीक है, जब आप मेहनत करते हैं तो आप कहते हैं मैंने खून पसीना एक कर दिया, मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया ना, तो इसका मतलब ये होता है। लुटिया डूबना भी नहीं। यहां एक ऑप्शन और हो सकता था बेस्ट। ठीक है, ठीक है, खून पसीना एक करना। ठीक है, खून पसीना एक करना। ठीक है, कि भैया बहुत मेहनत की है ये महाराज। ठीक है, इन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया, दिन को दिन न देखा, रात को रात न देखा, लगातार मेहनत में लगे रहे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिलहाल जो है आपका सही जवाब है। अगला एक सवाल दे रहा है,
आंख का नीर, नीर कहा जाता जल को, ठीक है। कह रहा आंख का नीर ढल जाना या पानी ढल जाना, इसका अर्थ बताना है। अब बच्चा सोचेगा कि आंखियां में आंस नहीं, पानी मतलब कैसे, आंसू तो होगा, आंस को अश्रु कहा जाता है, ठीक है। कह रहा मरते समय आंसू बहाना, ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ज्यादा अब भावनात्मक रूप से जुड़कर तो आप ये जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नीचे से देखते हैं, इनमें से कोई होना तो बाद में बात है, ठीक है। निष्प्रभ होना, जिसके ऊपर कोई प्रभाव ना हो, निष्प्रभ होना, ये नहीं दोस्तों। निष्प्रभ अलग बात है, एक होता है निरुत्साहित होना, किसी बात का उत्साह नहीं होना। यहां होता है निर्लज्ज, जो आदमी बेहया होता है ना, निर्लज्ज, जिसको लज्जा ना आए, घर वाले हमेशा सौट उताना मारते हैं फिर भी वो नहीं सुधर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए शब्द होता है निर्लज्ज, बेहया, ठीक है। तो जो निर्लज्ज होता है ये कहा जाता है कि उसके आंख का पानी ढल गया है, उसको किसी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो मतलब पानी क्यों आएगा भाई, पानी उसको आता है। देखिए दुख सुख का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, जो सामाजिक प्राणी है, और जो इन सबसे अलग हो गया है उसके लिए क्या है, कह तबले की बला बंदर के सिर, तबले की बला बंदर के सिर, तबले नहीं दोस्तों, तबेले की बला, तबेले की बला बंदर के सिर, ठीक है। इसका अर्थ आपको बताना है, करा किसी की शिकायत दूसरे से करना, एक दूसरे से लड़वाना, किसी का अपराध दूसरे के सिर, हमेशा दोष ढूंढना। हमेशा दोष ढूंढने वाले के लिए एक शब्द होता है दोस्तों छिद्रान्वेषी, क्या होता है, जो हमेशा दोष ढूंढता है उसके लिए एक शब्द होता है छिद्रान्वेषी, ये तो गलत है। बंदर क्या जाने अदरक का, ये भी गलत है, लड़ाना भी नहीं, ठीक है। किसी का अपराध किसी दूसरे के सिर डालना दोस्तों, इसके लिए शब्द क्या आता है, तबेले की बला बंदर के सिर। यहां पहला वाला गलत हो जाएगा, शिकायत विकायत की बात नहीं, सीधा अपराध और उसको जो है दूसरे के सर पे डाल दिया गया, ये दोस्तों इसका मतलब होता है, ठीक है। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़िए, और आपके लिए मैंने बहुत सारे बैच बनाए हैं। जब आप जुड़ेंगे ना तो आप क्वालिटी एजुकेशन समझ पाएंगे, और हर एक बैच में मैंने डेमो दिया है। पहले आइए डेमो देखिए, जो मेरा सुपर सेलिंग बैच है ना, मतलब जबरदस्त, आप पढ़ के देखो एक बार, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है दोस्तों, कमाल का बैच है। और मैं कहता हूं किसी विषय को एक बार पढ़ो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई विषय हो, ये नहीं कि अलग अलग। सर क्यों, मान लीजिए परीक्षा का स्तर ऊपर होगा, क्यों, अरे हम नीचे स्तर का पढ़ेंगे ही नहीं। परीक्षा का स्तर चाहे जो हो, हमें तो विषय पढ़ना है ना, हम विषय को अधिक पढ़ाने वाले के ऊपर होता है। आप समझते हैं कि विषय कठिन होता, नहीं, मैं कहता हूं पढ़ाने वाला। देखिए आप ऐसे समझिए, राजा मौली अगर गंदा से गंदा मूवी बनाएगा ना, वो भी हिट हो जाएगा, क्यों, उस डायरेक्टर के अंदर क्वालिटी भाई। और एकदम खराब वाले जो डायरेक्टर होते हैं, उनको चाहे कितनी भी बढ़िया स्क्रिप्ट मिल जाए और कितना भी बड़ा उनको हीरो दे दिया जाए ना, वो बुहार के रहेंगे, वो खत्म करके रहेंगे। मैं बॉलीवुड की बात कर दूं, बॉलीवुड का आजकल यही हालत हो गया, वो चाहे साउथ के हीरो को बुला लें अपने मूवी में, चाहे साउथ के किसी विलन को बुला लें अपनी मूवी में ना, उनकी पिक्चर चलनी, क्वालिटी नहीं है। तो बात समझिए, विषय ना, विषय कठिन नहीं होता है, पढ़ाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि क्या कठिन और क्या आसान है। आप हिंदी पढ़ते हैं मुझसे, आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि हिंदी बहुत कठिन है, ठीक है, वो हमारे, देखिए मैंने सवाल भी बहुत अच्छे अच्छे मैं लगाता हूं, ऐसा नहीं कि जैसे जो बच्चा अगर बहुत पहले से पढ़ रहा होगा, आप ईमानदारी से बताओ आपको नया सवाल मिल रहा है कि नहीं, नया सवाल मिल रहा है, इसका मतलब गुप्ता जी मेहनत करके ये जो है तैयार कर रहे हैं। एक एक सवाल मैं अपने हाथ से टाइप करता हूं, एक एक सवाल लिखता हूं, विश्वास करो। आज भी लोग सोचेंगे क्यों सर आप क्यों लिखते हैं, आपके पास टीम नहीं, क्या है टीम, लेकिन मेरी आदत है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, अपना एक एक मैटर दोस्तों मैं स्वयं तैयार करता हूं, ठीक है। मैं, मेरा एक छोटा भाई है, वो इस काम में मेरी मदद करता है। केवल हम, मेरा मैटर शुरू से ही केवल हम दो लोगों ने बनाया, आज तक अपना मैटर मैंने किसी से नहीं बनाया, ठीक है, किसी से नहीं, कभी जो सेटिस्फैक्शन ही नहीं होता, ठीक है, एकदम नहीं होता है। तो मैं जब तक अपना काम अपने से नहीं करता हूं ना, पता नहीं क्यों, मतलब फील ही नहीं आता। अगर कोई दे देगा बना के मुझे पैटर कि ले जाइए सर ये पढ़ाइए, मेरे से नहीं हो पाता ना। मैं सोचता हूं पढ़ाने का मतलब बच्चा पढ़े कोई भी क्लास ना, तो उसको लगे कि मैंने कुछ पढ़ा। आगे देखिए, कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे दोस्तों जो शब्द दे रहा है किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए मैं, मुझे, ये सब जो आते हैं दोस्तों, मैं, ये मैं से ही दोस्तों बना हुआ है मुझे, ठीक है, मुझे हो गया, मुझसे हो गया, मुझको हो गया, ठीक है। तो ये सब दोस्तों उत्तम पुरुष में आते हैं, किसमें आते हैं, उत्तम पुरुष में। तुम वगैरह जो आप देखते हैं दोस्तों मध्यम पुरुष में आते हैं। यह वह देखते हैं दोस्तों, ये आपका कहां आते हैं, अन्य पुरुष। और सर्वोत्तम नाम का कोई पुरुष ही नहीं होता है, ठीक है। सर्वोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम है तो भगवान श्री रामचंद्र है, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। करा निम्न में से विशेषण का चुनाव कीजिए, जो विशेषण है उसे आप ढूंढिए, ठीक है। करा भलाई, बहुत बढ़िया सवाल है, भलाई, भलाई विशेषण नहीं है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि किसी का भला करना, भलाई करना विशेषण नहीं दोस्तों, विशेषण नहीं है। मिठा, आप बताइए मुझे कि भलाई विशेषण नहीं है तो क्या है। यहां थोड़ा समय दोस्तों क्या है, यह विशेषण है। और ये किस प्रकार का विशेषण है,
यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक मतलब होता है जिसका माप तौल न किया जा सके, ठीक है, जिसका माप तौल न किया जा सके, ये अनिश्चित हो, ठीक है, उसके लिए। जैसे आपने कहा थोड़ा चीनी देना, कितना, थोड़ा मतलब 50 ग्राम, 100 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, हाँ कितना नहीं पता, थोड़ा का मतलब ये होता है, ठीक है। थोड़ा चाय देना, कितना, गिलास में दें या टोप में दे दें, थोड़ा ये बाल्टी में थोड़ा दे दें, अंतर हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कहाँ क्या बात हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा। करा अशुद्ध वाक्य का दोस्तों चयन कर लीजिए, जो गलत है वो बता दीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन। करा कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। यहां पे ना इतना विकेट गिरेगा, आप इंडिया टीम के मैच खेलते हैं ना, कसम से लगातार सब हारते हैं, इतनी मतलब समझ ही नहीं पाओगे यहां गलती क्या है। 10 बार पढ़ोगे हर बार गलत करोगे, विश्वास नहीं हो रहा ना, चलो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। रेड पेन ले लेता हूं पहले। पहली गलती, कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है, ये गलत लिखा है। अब आप कहोगे सर क्यों गलत है, पूछो 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 भाई पूछो, हाँ पूछो। अब आप 10 बार इस लाइन को पढ़ोगे हर बार आपको अच्छा लगेगा, लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, अमूल्य नहीं, अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य नहीं। कहां है, हीरे का मूल्य नहीं है, नहीं है सर, तो अमूल्य का है, बहुमूल्य बोलो, ठीक है। क्या होगा दोस्तों, यहां अमूल्य की जगह क्या होना चाहिए, यहां अमूल्य की जगह बहुमूल्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इधर लिख देता हूं, ठीक है, अमूल्य की जगह बहुमूल्य होना चाहिए कि हीरा क्या है दोस्तों, ये कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। अगला देखिए, रात भर, अच्छा अशुद्ध ही तो आपसे पूछा था भाई, ठीक है, अशुद्ध ही पूछा था तो पहला वाला ही अशुद्ध मिल गया और बाकी सब तो सही है। रात भर कुत्ते भौंकते रहे, भौंकने दीजिए उन्हें, ठीक है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ये भी सही है। गगन बहुत विशाल है, ये भी सही है, तो बाकी सब तो सही है। अशुद्ध आपको बताना था, मैं तो भूल ही गया, ठीक है, बड़ा माहौल बनाया, ये तो फुस्सी निकल गया। आगे देखिए, अगले सवाल पर आइए। करा आसन्न भूतकाल का उदाहरण दीजिए। आसन्न, देखिए आसन्न भूतकाल वही होता है जो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ हो, ठीक है, जो कार्य अभी अभी हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे आशा खाना बना रही होगी, ठीक है, आशा खाना बना रही, कंफर्म नहीं है, पता नहीं बना रही होगी कि नहीं बनाई होगी, ठीक है, तो ये तो संदिग्ध हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, ये संदिग्ध हो जाएगा, ठीक है, और संदिग्ध आपको नहीं चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। करा प्रीति खाना खा रही थी, अभी खत्म नहीं हुआ था, ठीक है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। राकेश अजमेर गया था, चला गया था ना, तो राकेश जब अजमेर चला गया था तो इसे पूर्ण भूत में रख दीजिए, क्या रख दीजिए, पूर्ण भूतकाल में डाल दीजिए, ठीक है। और मनोज ने गाना गाया, ये सामान्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। नूतन ने खाना बनाया है, नूतन ने खाना बनाया है, तो इसका मतलब अभी अभी की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो ई जो है दोस्तों, ये आपका सही जवाब होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया, सोचिए समझिए जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल है दोस्तों, कुछ सवाल का जवाब आप दीजिए, कुछ का जवाब मैं दूंगा। सुनिए क्या है, आज मैं आपको 2 सवाल दे चुका हूं, आपको रचनाकार के द्वारा जो रचनाएं की गई ना वो आपको बताना पड़ेगा। एक तो रामधारी सिंह दिनकर वाला और एक हजारी प्रसाद जी वाला, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है। अशोक के फूल और संस्कृति के 4 अध्याय। गुप्ता जी का दिमाग इतना कम नहीं है जितना आप आंक रहे हैं, ठीक है। यहां बताइए, अब इस सवाल को पढ़कर ना एग्जाम में बच्चा क्या करता, आप बताइए ईमानदारी से, बहुत अच्छा सोचता तो कहता यार हिंदी साहित्य की बात हो रही है, तो कहता हिंदी जवाब है। अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदी गलत है तो आप कहेंगे कि लंबे समय तक भाई मुगल राज किए, हो सकता है मामला उर्दू का हो, मैं कहूं उर्दू भी गलत है। अब आप कहेंगे सर ऐसी बात है तो अंग्रेज सब आए, वो सब थे, हो सकता है कोई अंग्रेजों ने इस इतिहास को बदल दिया, अंग्रेज भी गलत है। अब क्या करें, फ्रेंच और अवधि। अब हमारा ज्यादा झुकाव अवधि के साथ जा रहा है, क्यों, क्योंकि आप पद्मावत वगैरह देख लीजिए, आप चाहे उनको देख लीजिए, तुलसीदास को देख लीजिए, मलिक मोहम्मद जैसी, इन लोगों की बहुत सारी रचनाएं अवधि में, तो आपका झुकाव अवधि की तरफ, ये भी गलत आया। क्या जवाब दोस्तों, फ्रेंच। क्या जवाब आया, फ्रेंच। अब आपको ये बताना दोस्तों कि हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम इतिहास लिखा गया वो जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया उसका नाम क्या है, आप इसका नाम ढूंढकर मुझे बताएंगे, ठीक है। कुछ सवाल मैं आपको नहीं दूंगा ना तो आप जो है समझेंगे नहीं कि भैया हमको भी, आपको लगता है कि पूरी क्लास फ्री है तो जितना इच्छा करे देखिए, नहीं मानो मत देखिए, ऐसे नहीं चलेगा।
थोड़ा मेहनत तो मैं आपसे गूगल सर्च करवाऊंगा। जब आप खुद से गूगल सर्च करेंगे और कमेंट करेंगे ना, अपना कमेंट आपको जन्म जन्मांतर याद रहेगा। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं चाहूं तो यहां बता दूं और बताने के बाद फिर आप भूल भी जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होता है? कृत्रिम, कृत्रिम मतलब होता है दोस्तों मानव निर्मित। कृत्रिम का मतलब क्या है? कृत्रिम का मतलब होता है मानव निर्मित। ठीक है, तो कृत्रिम का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक, जिसे प्रकृति ने बनाया, या नैसर्गिक भी हो सकता है। नैसर्गिक का मतलब भी दोस्तों प्राकृतिक ही होता है। मानव निर्मित और वैज्ञानिक दोस्तों गलत हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ई चूज कीजिए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन दोस्तों सही हो रहे हैं। ठीक है, इस वजह से आपको ऐसा करना पड़ेगा। आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामायण से संबंधित है? कौन सी रचना दोस्तों रामायण से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, करा कि रामायण मंजरी। रामायण मंजरी दोस्तों जो रचना है, इसे क्षेमेंद्र जी ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? क्षेमेंद्र। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही दोस्तों ये बात। ठीक है, और ये एक तरह से देखिए ना तो पूरा वाल्मीकि रामायण का सार है। ठीक है, कंक्लूजन दोस्तों ये रामायण मंजरी है, ये बिल्कुल सही लिखा है। अगला पॉइंट दे रहा दोस्तों उदात्त राघव। उदात्त राघव की रचना अनंग हर्ष ने किया है। उदात्त राघव की रचना अनंग हर्ष ने किया है, और इसमें दोस्तों वनवास की कहानी है, सीता वनवास की दोस्तों, वहां से लेकर जब तक मतलब सीता वनवास का, राम वनवास से लेकर जब तक वापस अयोध्या आ नहीं जाते हैं, उनका राज तिलक नहीं हो जाता, तब तक की पूरी कहानी इस उदात्त राघव में दिया गया है। यह भी दोस्तों सही है। उत्तर रामचरितम के बारे में कौन नहीं जानता? भवभूति की बहुत पॉपुलर कृति है उत्तर रामचरितम। इसके रचनाकार का नाम है भवभूति, और इसमें दोस्तों उत्तर माने बाद में, जब राम जी वनवास चले गए तो बाद में कौन सी घटना घटी है? बाद में घटना घटी है जब माता सीता जो है उनको रावण लेके चला जाता, तो वहां से दोस्तों एक कहानी यहां शुरू होती है। और एक और रचना दोस्तों महावीर चरितम, इसे भी भवभूत जी ने लिखा है। इसमें उन्होंने राम विवाह से लेकर दोस्तों आगे अभिषेक तक की, जब उनकी गद्दी प्राप्त होती उन्हें, ठीक है, राज्याभिषेक, वहां तक की बात बताई गई है। तो ये चार के चारों रचनाएं दोस्तों रामायण से ही संबंधित हैं। रामायण अपने आप में बहुत बड़ा महाकाव्य है। रामायण और महाभारत ये सबसे पुराने महाकाव्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे आप ऑप्शन नंबर ई जो है चूज कर लीजिएगा। ये आज मुझे सवाल जानबूझ के देना था कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा डेटा आए, और धीरे धीरे अब हम 750 सवाल 750 कवर कर लें, तो धीरे धीरे मैं आपको साहित्य के सवाल अब ज्यादा कराऊंगा, क्योंकि बार बार वही विलोम में ऐसा कुछ बचा नहीं, दम नहीं है। अब जहां पे दमदार सवाल बनते हैं ना, मैं वो सवाल आपको दूंगा, ताकि जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बढ़िया सा गद्यांश दिया है, और आज का गद्यांश थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, तो पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं, बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना है। सबसे पहले आपको पहले प्रश्न पढ़ना है। प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में गद्यांश का मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों ये सही तरीके से व्यक्त किया गया है? मुख्य उद्देश्य जो सही तरीके से बताया गया वो क्या है? पहले आपको ये पूरा ऑप्शन पढ़ना है। पहला ऑप्शन कि इस गद्यांश में प्रकृति का वर्णन किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें मानव के स्वार्थ की आलोचना की गई है, दूसरा पॉइंट। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग और संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया। तीसरा, पर्यावरण के विनाश का समाधान दिया गया है कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए। प्रकृति और मानव के आर्थिक संबंध को दोस्तों यहां बताया गया। ठीक है, क्या सही है? अभी बिना गद्यांश पढ़े तो बता नहीं सकते, क्योंकि मुख्य उद्देश्य से बोला है। करा प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। मनुष्य की उन्नति और विकास प्रकृति के संसाधनों पर निर्भर करता है, किंतु आज मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहा है। एकदम परफेक्ट लाइन ना। वनों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरता में कमी जैसी समस्याएं प्रकृति के प्रति मनुष्य की असंवेदनशीलता का परिचय देती हैं। परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। संवेदनशीलता और विवेक के साथ प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। यदि मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करता है तो वह न केवल अपने जीवन को समृद्ध कर सकता है, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का संरक्षण कर सकता है। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करें और पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करें। अभी तक जो गद्यांश आता था उस गद्यांश से डायरेक्टली आपको जवाब मिल जाते थे। आज हमारा जो है 25वां लेक्चर चल रहा है, तो हमने कहा कुछ नया करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं थोड़ा। ठीक है, तो खेलने के लिए मैंने कुछ ऐसे सवाल तैयार किए, और कितना मेहनत लगा होगा जिसका जवाब आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। आपने पढ़ा,
पढ़ने के बाद ये बात तो ठीक है कि प्रकृति का वर्णन यहां दिया है, और ये भी सही है कि इसमें मानव के स्वार्थ की आलोचना की गई है, ठीक है, लेकिन आपको बेहतर एकदम बेस्ट आंसर ढूंढना है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और संरक्षण के महत्व के बारे में बताया गया है। यह मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट बात नहीं कि एक तरफ यह बताया गया कि कैसे इंसान अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है। देखिए दिया ना कि इंसान क्या कर रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, मिट्टी की उर्वरकता में कमी ला रहा है। ये कौन कर रहा है? इंसान। इसके बारे में भी बताया गया और फिर उसके संरक्षण के बारे में बताया गया। अगर हम उस पर अच्छे से काम करें तो हम भावी पीढ़ी के लिए जो है चीजों को संरक्षित कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो जाएगा। विनाश का समाधान, प्रकृति और मानव, आर्थिक संबंधों की कोई बात नहीं दोस्तों। यहां पर अगर आप ऑप्शन नंबर सी चूज कीजिए तो ज्यादा बेहतर आंसर है, ठीक है। और देखिए अगला है जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की घटना बढ़ रही है। ऐसा तो लिखा ही है, ठीक है, किस तरह की समस्याएं बढ़ रही। देखिए यहां लिखा है ना, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की घटना बढ़ रही है, ठीक है। आगे लिख रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का प्रमुख कारक है, ठीक है। किसकी वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है? कह रहा है औद्योगिकीकरण की वजह से, ठीक है, मानव की असंवेदनशीलता के कारण, वनों की कटाई के कारण, तकनीकी प्रगति के कारण, या कृषि प्रणाली। देखिए कृषि प्रणाली में बदलाव तो होगा ही होगा, ठीक है, ये नहीं। और बाकी के चार ऑप्शन में से आपको चूज करने की अब क्या करेंगे। देखिए कहने को तो तकनीकी प्रगति, धीरे धीरे हम साइंस की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है, हम टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, ये तो सही है। वनों की कटाई भी हो रही है, भी सही है। औद्योगिकरण हो रहा है, भी सही है। लेकिन इन सब के बीच मानव जो असंवेदनशील हो गया, ये गड़बड़ है। संवेदनशील, भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और बढ़ने के बाद भी हम अपनी ही नदी को गंदा करें, टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो भाई ये टेक्नोलॉजी किस काम की? अरे टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आपका प्राकृतिक संतुलन भी बना रहे और आपको सुख समृद्धि में मिले, तब तो जानिए बढ़िया है। लेकिन हम तो इसके उल्टे चल रहे हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहां पे आपका सही जवाब होगा। आज मैंने कहा ना गद्यांश अलग है, आज गद्यांश आपको बड़ा सोच विचार कर यहां प्रेशर देके करना पड़ेगा। देखिए आप चाहते हो ना मैं घिसे पीटे सवाल ना पढ़ाऊं, मैं आपके लिए दोस्तों चेंजेस करता हूं। आप यस या नो लिखिए कि नहीं सर इस तरह का गद्यांश मत दीजिए, मैं कल से आसान वाला लेके आऊंगा, क्योंकि इसको बनाने लिखने में ना मेरी जो है हालत खराब हो जाता है। एक गद्यांश आपको दे दूं, 2 घंटा से ज्यादा समय आपको लगेगा 5 सवाल बनाने में 4 ऑप्शन के साथ, ठीक है। आप किसी किताब में ढूंढ लेना, धरती की किसी किताब में, चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों, ये किसी किताब में आपको गद्यांश नहीं मिलेगा। ढूंढ लो जितना आप पावर लगा सकते हो, कहीं नहीं। क्यों? जब इंसान खुद से बनाएगा तो मिलेगा कहां आपको, ठीक है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं, वॉइस रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। गद्यांश के अनुसार मानव किस स्थिति में भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण कर सकता है? किस स्थिति में दोस्तों ये संरक्षण कर सकता है? यदि वह वैज्ञानिक प्रगति का सहारा ले, यदि वह प्रकृति का दोहन पूरी तरह रोक दे, यदि वह जीवन शैली में सुधार और सामंजस्य स्थापित करे, यदि वह वनों की कटाई को बढ़ावा नहीं देना है, यदि वह आर्थिक प्रगति से भी कोई मतलब नहीं। यहां ये 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसके आधार पर उत्तर हम चूज कर सकते हैं। पहला देखिए, वैज्ञानिक प्रगति का सहारा लेंगे और उसके बाद भी अपनी आदत नहीं सुधारेंगे तो क्या हो जाएगा? आदत सुधारना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी तो है ही है, लेकिन आदत में बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है। दोहन पूरी तरह देखिए रोक भी नहीं सकते ना। आप कह रहे हैं कि हम वन नहीं काटेंगे, लकड़ी नहीं काटोगे, पेपर कैसे बनेगा? पेपर नहीं बनेगा, किताब नहीं छपेगी, और बताओ समस्याएं हैं। तो वो भी करना पड़ेगा, लेकिन एक सामंजस्य बना के, ठीक है। यदि वह जीवन शैली में सुधार भी करे और सामंजस्य स्थापित करे, तब दोस्तों कुछ कर सकता है। बिना सामंजस्य के नहीं। अभी क्या करते हैं, नदी को गंदा करते हैं और अंधाधुंध गंदा करते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये बात तो सत्य है कि भाई जो पानी है, नदी नालों का पानी कहां जाएगा बताइए, कहां भेज दिया जाए? उसको स्टोर करके कहां भेज दिया जाए? भाई सिंपल सी बात है, अगर बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं, तो उनका सीवर का पानी तो नदी में जाना ही पड़ेगा, लेकिन साफ करके भेजो, शुद्ध पानी, साफ पानी भेजो, सीवरेज प्लांट पर ध्यान दो। समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं जीवन शैली में सुधार और सामंजस्य, ठीक है। कि नदी का भी ख्याल करो, उस नदी में तमाम जीव जंतु रहते हैं, वहां कुछ भी न बहा दो, ठीक है। क्योंकि नदियों को भी दोस्तों आप देखे होंगे, उत्तराखंड ने नदियों को मानव की संज्ञा दिया है। जैसे हमारा जीवन होता है वैसे नदियों का भी अपना जीवन होता है, उसने ऐसा संज्ञा दिया है, ठीक है। कह रहा कि गद्यांश में प्रयुक्त सामंजस्य जो शब्द है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? सामंजस्य का अर्थ क्या है? अनुकूलता नहीं दोस्तों,
ठीक है, एकजुटता भी नहीं, प्रतिस्पर्धा भी नहीं, सामूहिकता भी नहीं, सामंजस्य मतलब सहनशीलता, यही होता है ना, सामंजस्य का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सहनशीलता, कहिए सहनशीलता, सब कुछ सहते जाओ, सहनशीलता नहीं। यहां जो सामंजस्य बोला है इसका तात्पर्य अनुकूलता से है, किससे है, कोई चीज किसी के अनुकूल होना, कहां दिमाग चल रहा है। वैसे सामंजस्य को बोलते हैं कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का मदद, ठीक है, तो यहां तात्पर्य अनुकूलता से है, क्यों, क्योंकि बाकी का जो ऑप्शन है वो कहीं मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। करा प्रकृति और मानव का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है, इस वाक्य में घनिष्ठ जो शब्द है इसका पर्यायवाची दोस्तों क्या हो सकता है, घनिष्ठ का पर्यायवाची, तो घनिष्ठ मतलब सशक्त नहीं, हमारा कोई घनिष्ठ मित्र है मतलब अभिन्न मित्र है, ठीक है, अद्वितीय भी नहीं दोस्तों, अभिन्न, ठीक है, अभिन्न, यहां इसके लिए जो अच्छा शब्द होगा वो अभिन्न शब्द होगा, पर्यायवाची तो पढ़े होंगे ना, तो अभिन्न दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर एक बात तो तय है कि हिंदी में अब हमें टेंशन नहीं है, अभी है टेंशन, अगर ये चीजें हल नहीं कर पा रहे हो तो बैच में आओ, बैच में, हिंदी का जो बैच है वहां आओ, वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वहां हमने बहुत कुछ बताया आपको। और रही बात जीएस की, तो जीएस की एक फ्री बैच हमने स्टार्ट किया, इसे पढ़ लो, सब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी परीक्षा के लिए हमने कोई जीएस का बैच अनाउंस नहीं किया, ना मैं आगे कर पाऊंगा, सीधे सीधे बता रहा हूं। तो आप ये जीएस का बैच देख लो दोस्तों। अब तक दोस्तों इस बैच में 12,000 सवाल पर दोस्तों चर्चा हो चुका है, आप यहां 750 सवाल हिंदी में पढ़ के आप खूब खुशी मना रहे हैं, बहुत बढ़िया क्लास, मजा आ गया, ठीक है। तो आप सोचो 12,000 सवाल पढ़ के कितना आनंद आएगा, और इस 12,000 सवाल के दौरान ये एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, संविधान यानी पॉलिटी, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, ये पूरा जो है ये 5 विषय तो एकदम कंप्लीट हो गया है, ये अभी क्लास चल रही है, इसमें 70 लेक्चर हुआ। ये क्लास दोस्तों 331 नंबर से हमने पढ़ना शुरू किया था और 400 नंबर तक पढ़ा, अभी दोस्तों ये जारी है क्लास, ठीक है। अब तक दोस्तों 70 लेक्चर हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी अभी चल रहा है, अब ये समाप्त होगा तो हम लोग साइंस की तरफ आएंगे। तो आप इस क्लास को देखिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए स्टडी 91 के, वहां पर दोस्तों एक क्लास मिल जाएगी और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है, और शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं, सब आपके ऊपर है, दुनिया वाले कहाँ जा रहे हैं, आप नहीं सहयोग करेंगे हमारा तो कौन करेगा, ठीक है। आपसे निवेदन है क्लास को आगे बढ़ाइए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।